हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुजाता परिहार और आप सबको स्वागत है मेरे चैनल रीड टू सक्सीड में। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 1 के बारे में। चैप्टर का नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस और ये है पार्ट 1। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है इसलिए हम इसको 3 पार्ट में कवर करेंगे। हमने जो रेफरेंस लिया है वो हमने लिया पूनम गांधी जी की बुक से। और जो टॉपिक्स हमें कवर करने हैं वो कौन कौन से हैं। पहला टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, सेकंड है कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, थर्ड है टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, इंडस्ट्री, इसके मीनिंग और टाइप, कॉमर्स, बिजनेस रिस्क। तो ये सारे टॉपिक्स हमको कवर करने हैं। अब हमारा पहला पॉइंट आता है जो हमें पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, पर थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, इससे थोड़ा सा पढ़ेंगे। कॉमर्स क्या होता है? जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड होता है, उससे कंसर्न होता है, उसको मैनेज करता है, वो कॉमर्स होता है सिंपल भाषा में। अब हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है हमें देख लेते हैं। ये 5 पॉइंट्स है जो हमें कवर करने हैं, एक एक करके इनको पढ़ते हैं। इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम डेवलप होना स्टार्ट हो गया था। मेटल कॉइन लॉन्च हो गए थे। मेटल कॉइन जो कॉमन मीडियम बन गए थे एक्सचेंज का, कि अब जो भी एक्सचेंज होता था गुड्स एंड सर्विसेज का, वो किस में होता था? मेटल कॉइन में अब एक्सचेंज होना स्टार्ट हो गया था। डॉक्यूमेंट सच एज हुंडलीज एंड चिट्ठी वर यूज्ड फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑन क्रेडिट। ये क्या था कि अगर आपने कुछ भी क्रेडिट पर कोई भी सामान लिया तो आप उसके बदले में क्या दे दोगे? एक हुंडली, यानी कि एक वारंटी सर्टिफिकेट था। ये एक तरीके से क्या था? वारंटी सर्टिफिकेट की मैं आपको इस दिन इतना पैसा दे दूंगा, ठीक है, ये सर्टिफिकेट था। डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया था, यानी बैंक्स और सेठ्स जो थे वो स्थापित हो चुके थे। सेठ जिनको हम बोलते हैं ना, सेठ लोग जो होते हैं वो बन गए थे। तो ये लोग क्या करते थे? ये लोग चीजें लेते थे, कोई भी आया, किसी ने अपना कोई भी सामान गिरवी रखा, उसके बदले में ये लोग उसको मनी देते थे। तो जिसकी वजह से वो मनी को इन्वेस्ट करता था प्रोडक्शन के लिए। प्रोडक्शन में अगर वो इन्वेस्ट करेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा तो हमारी इकोनॉमी में सरप्लस आएगा, ठीक है। तो इस वजह से जो डेवलपमेंट था वो होने लगा था। एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑल्सो हेल्प टू जनरेट सरप्लस एंड सेविंग फॉर इन्वेस्टमेंट, यानी कि एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल यानी पशुपालन ने भी सरप्लस जनरेट करने में बहुत हेल्प करी और सेविंग्स भी क्रिएट करा, जिससे कि इन्वेस्टमेंट हो पाए। हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छा था, इस वजह से हम एक साल में 1 से 2 क्रॉप्स या फिर 2 से 3 क्रॉप्स हम इजीली उगा लेते थे। एक ही साल में 2-3 क्रॉप्स हम इजीली उगा लेते थे। डेवलपमेंट ऑफ कारखाना और वर्कशॉप की डेवलपमेंट होने लगी। यहाँ पे कौन काम करता था? यहाँ पे स्किल्ड आर्टिशियंस काम करते थे, जो कि क्या करते थे? जो कि रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट कर देते थे? रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट करेंगे? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो वो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देते थे। तो ये था हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है राइज ऑफ इंटरमीडिएरीज, यानी कि जो बीच के लोग होते थे किसी भी पर्टिकुलर चीज में, वो इंक्रीज होने लगे थे। अब जैसे देखो, फैक्ट्री में कोई भी चीज प्रोड्यूस हुई, मान लो क्लोथ्स ही प्रोड्यूस हुए, कोई कॉटन का कुछ भी प्रोड्यूस हुआ, तो वो डायरेक्ट तो नहीं पहुंचता ना कस्टमर तक, डायरेक्ट तो नहीं पहुंचता। बीच में यहाँ पे होलसेलर भी आता है, फिर होलसेलर के बाद रिटेलर भी आता है, एजेंट भी आते हैं कई बार, पहले आते थे, अभी एजेंट लोग कम हो गए हैं। डायरेक्ट रिटेलर और होलसेलर से भी हम डील कर लेते हैं, पर एजेंट भी आते थे। तो हमारे तक कोई भी चीज कैसे पहुंची? इन सब इंटरमीडिएरीज के थ्रू होते हुए हम तक ये चीज पहुंची है, ठीक है, यानी कि कमीशन एजेंट्स। अब ये लोग तो कमीशन लेते थे ना, आप इसके पास गए तो ये इस बंदे से कमीशन लेगा कि मैं तेरे पास कस्टमर लेके आया हूँ, फिर ये तो इससे खैर लेता ही था, पर ये भी इससे कमीशन लेगा, ठीक है, कि मैं लेकर आया हूँ तो मेरी भी तो कमीशन बनती है। कमीशन एजेंट्स, ब्रोकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर होलसेल एंड रिटेल ट्रेड। तो ये सब भी अब क्या होने लगे थे? डेवलप होने लगे थे, इनमें राइज आ गया था। द इंस्टीट्यूशन ऑफ जगत सेठ जो लोग जो थे, जो मैंने अभी बताया, ये भी इनका भी बहुत डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया था। ये बहुत हाई इंटरेस्ट पे लोन देते थे, लोन तो देते थे, ठीक है, लेकिन बहुत हाई इंटरेस्ट पे देते थे। क्रेडिट ट्रांजैक्शन होने लगी थी, लोन बढ़ने लगा था, यानी लोग लोन ज्यादा लेने लगे थे। इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम डेवलप होने लगा था।
जो कि अभी बता दिया था। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल बैंक जो थे वो स्थापित हो गए थे, अब इनका भी डेवलपमेंट होने लगा था। नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, ट्रांसपोर्ट, यानी कि ट्रांसपोर्ट भी हमारा डेवलप होने लगा था। लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटरवे ट्रांसपोर्ट, हमने दोनों जगह से हमने अपने रोड्स को वाइड करना शुरू कर दिया था, इनको डेवलप करना शुरू कर दिया था, ताकि जो भी चीज़ें हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कोई दिक्कत ना हो। किसी भी तरीके से हम हमारे देश के एक कोने से दूसरे कोने में कोई भी चीज़ पहुंचा सकें। वाटरवे ट्रांसपोर्ट, जो भी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्री से, उसमें कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हमने वाटरवे ट्रांसपोर्ट को भी डेवलप करना शुरू कर दिया था। आगे आता है ट्रेडिंग कम्युनिटीज। देखो बहुत सारी जगहों में अलग अलग कम्युनिटीज जो थी वो ट्रेड करने लगी थी। जैसे नॉर्दर्न रीजन में पंजाबी और मुल्तानी ट्रेड करते थे, यानी बिजनेस करते थे। वेस्टर्न रीजन में महाजन थे वो ट्रेड करते थे, और फ्रॉम सदर्न में क्षेत्रीज थे वो ट्रेड करते थे, क्षेत्रियर्स। गुजरात, राजस्थान, यहाँ पे सब अलग अलग लोग थे। गुजरात में गुजराती, राजस्थान में राजस्थानी, भट्ट वगैरह ये सब ट्रेड करते थे, ठीक है। तो कम्युनिटीज अलग अलग स्टैब्लिश हो गई थी जो ट्रेड करती थी। अब इसमें क्या क्या तीन टॉपिक है, इसमें क्या क्या पढ़ना है। मर्चेंट कॉर्पोरेशन, मेजर ट्रेड सेंटर और मेजर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। मर्चेंट कॉर्पोरेशन क्या है कि ट्रेडर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने अलग अलग तरीके की वो बनाई, क्या बोलते हैं, कम्युनिटीज बनाई उन लोगों ने, ठीक है, जिसमें वो मतलब उसमें कोड ऑफ कंडक्ट था, रूल्स एंड रेगुलेशंस थे कि किस तरीके से ट्रेड करना है। ऐसे सबने अपनी अपनी कम्युनिटी बनाई और पूरा उसी तरह से वो लोग उसको फॉलो करते थे और वैसा ही ट्रेड करते थे। और ट्रेड सेंटर्स बनाए गए, पाटलिपुत्र, पेशावर, पाटलिपुत्र जो कि पटना है आज, पेशावर, ये सब ऐसे, तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, मथुरा, ये सब ट्रेड सेंटर्स बनाए गए जहां से ट्रेड किया जाता था। मेजर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट। मेजर एक्सपोर्ट्स की बात करें तो जैसे कि स्पाइसेस, व्हीट, शुगर, इंडिगो, कॉटन, ये सब चीजें हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे। और इंपोर्ट्स क्या करते थे हम? इंपोर्ट हम करते थे हॉर्सेस, मतलब एनिमल्स को हम इंपोर्ट करते थे। कोई भी एनिमल प्रोडक्ट वो हमें इंपोर्ट करना पड़ता था। वाइन, गोल्ड, सिल्वर, ये सब चीजें हम इंपोर्ट करते थे। अब आता है पोजीशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन वर्ल्ड इकोनॉमी। इंडिया की पोजीशन क्या थी वर्ल्ड इकोनॉमी में? इंडिया के सब कॉन्टिनेंट की पोजीशन वर्ल्ड इकोनॉमी में 1 AD से लेके 1991 तक की बतानी है। बिटवीन 1st and 7th सेंचुरी तक, 1st और 7th सेंचुरी तक इंडिया लार्जेस्ट इकोनॉमी होती थी, ठीक है, पूरे दुनिया की। और इसको हम क्या बोलते थे, ये ना पता है कितनी, अबाउट 1/3 and 1/4 होती थी, ये कुछ इतनी 1/3 या 1/4 ऑफ वर्ल्ड्स वेल्थ। दुनिया की जितनी भी वेल्थ थी यानी पैसा, उसका 1/3 और 1/4 तो इंडियन इकोनॉमी होती थी। बिटवीन 1st and 7th सेंचुरी तक इंडिया बिगिन टू री इंडस्ट्रियलाइज। उसके बाद क्या हो गया, इंडिया ने बिगिन किया री इंडस्ट्रियलाइज होना। इसका क्या मतलब है? इससे पहले एक चीज जान लेते हैं हम कि देखो, अंग्रेजों के आने से पहले हमारी जो इकोनॉमी थी बहुत एक्सपोर्ट जो करती थी, बहुत ज़्यादा करती थी, ठीक है, फिनिश गुड्स भी एक्सपोर्ट करती थी और रॉ मटेरियल भी एक्सपोर्ट करती थी। दोनों हम चीज़ें एक्सपोर्ट करते थे। उनके आने से पहले हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री भी अच्छा चल रहा था, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। एग्रीकल्चर सेक्टर भी अच्छा चल रहा था। लेकिन उन लोगों के आने के बाद उन्होंने हमारा फिनिश गुड्स का एक्सपोर्ट बंद करवा दिया, रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट ही रखा, ठीक है। और हमारे जितने भी कंज्यूमर गुड्स थे, मतलब जो भी कंज्यूमर गुड्स होते हैं जैसे मशीनरी वगैरह, वो सब हम कहाँ से इंपोर्ट करने लगे? ब्रिटेन से इंपोर्ट करने लगे, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री जो थी यहाँ पे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, वो बिल्कुल एक तरीके से खत्म हो गई थी। यानी कि हमारी हैंडीक्राफ्ट मार्केट भी खत्म हो गई थी, क्योंकि वहाँ से सिले सिलाए कपड़े आने लगे, खुद मशीन मेड्स प्रोडक्ट्स आने लगे। तो ये सब चीज़ें हमारी खत्म हो गई थी इंडिया में। हमारी जो इंडिया की ग्रोथ थी वो रुक गई थी, स्टेगनेंट इकोनॉमी बन गई थी। लेकिन धीरे धीरे हम बिल्कुल जब डिपेंड हो गए थे, धीरे धीरे उसके बाद इंडिया ने ग्रो करना शुरू किया।
फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो हमारा लॉन्च हुआ था वो 1952 में लॉन्च हुआ था, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो क्या बोलते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन, स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये सब थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ। और इंडिया जो था वो पहले तो बहुत आराम से डेवलप हो रहा था क्योंकि हमारे पास कैपिटल नहीं था, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, एक्सपेंडिचर डिफेंस में बहुत ज़्यादा हो रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था। लेकिन धीरे धीरे इंडिया ने इम्प्रूव किया और उसके बाद हमारी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गई थी, हमारी इनकम बढ़ने लगी थी, सेविंग, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी सब कुछ बढ़ने लगा था और सेक्टर्स में भी ग्रोथ होने लगी थी, चाहे वो स्मॉल स्केल सेक्टर हो या लार्ज स्केल सेक्टर हो। और मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, ऐसे सब प्रोग्राम्स ने इंडिया को काफ़ी डेवलप किया और इंडिया आजकल दुनिया की सबसे फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्री है, फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज में से एक है। तो ये कुछ 5 पॉइंट्स से, ज़्यादा ध्यान से इनको नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, जितना बता दिया बस उतना ही पता होना चाहिए। लेकिन आगे आने वाले टॉपिक्स अब इम्पॉर्टेंट है, अब उनको शुरू करते हैं। देखो अगला टॉपिक आता है, मेन टॉपिक आता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस का कॉन्सेप्ट कि बिजनेस एक्चुअल में है क्या। देखो हम रोज अपनी जिंदगी में कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, हमारे लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए या साइकोलॉजिकली हमें सेटिस्फेक्शन देने के लिए हम कुछ ना कुछ काम जरूर करते हैं, कोई ना कोई ऑक्यूपेशन हम जरूर करते ही हैं, कुछ ना कुछ करते ही हैं ताकि हमारी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सके या फिर हमें साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिल सके। अब देखो इसको 2 कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया। एक जिससे हम मनी अर्न करते हैं, ऐसा कोई काम जिससे हम मनी अर्न करते हैं, जिसमें हमें पैसे मिलते हैं। दूसरा हम ऐसा कोई काम जिसमें हमें खुशी मिलती है, हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलती है, यानी साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन हमें मिलती है। अब हमें पता है कैसे चलेगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो, आपको सैलरी मिल रही है, आप कोई शॉप चला रहे हो तो वहां पे भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो ये कौन सी एक्टिविटी, ये इकोनॉमिक बेनिफिट वाली एक्टिविटी हुई, मनी अर्न करने वाली एक्टिविटी हुई जहाँ पे आप मनी अर्न कर रहे हो। और दूसरी एक्टिविटी जहाँ पे आपको साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिल रही है, पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिल रही है, इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं हो रहा है डायरेक्टली एक तरीके से। कुकिंग करते हो पैसे कमाने के लिए करते हो, नहीं। गेम्स वगैरह खेलते हो पैसे कमाने के लिए खेलते हो, नहीं। तो 2 टाइप की है, एक तो जिससे हमें पैसा मिल रहा है वो काम जिससे, और दूसरा है जिससे हमें साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलती है, हमें अच्छा लगता है वो काम, ठीक है, हमारे मन को शांति मिलती है, ठीक है। तो ये 2 टाइप के काम है और यही है कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। अगला आता है थर्ड टॉपिक, टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। अब हमने ह्यूमन एक्टिविटी देख लिया, मैंने आपको बता दिया। अब 2 टाइप्स होती है जो कि मैंने आपको बताया, कौन कौन सी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये वो होती है जहां हम पैसे अर्न कर रहे हैं, ये वो होती है जहां हमें साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिल रही है। अब चलो इनको थोड़ा डीपली पढ़ लेते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो हमने ये देख लिया था कि कौन 2 एक्टिविटी होती है, ह्यूमन एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वही होती है जो मैंने आपको बताया कि जिसमें हम कुछ काम करते हैं और उसके बदले में हम क्या करते हैं, मनी को अर्न करते हैं, पैसे कमाते हैं। कोई भी काम जिससे हमें पैसा मिले वो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन बाय पीपल विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी। क्या ऑब्जेक्टिव है उनका, अर्निंग मनी, आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कि वो एक्टिविटी जिससे हमें पैसे मिले वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। दीज एक्टिविटीज कंसर्न विद कौन कौन सी, जैसे कि प्रोडक्शन करना, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जैसे कि प्रोडक्शन हो रहा है किसी भी फैक्ट्री में गुड्स का, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है या रिटेलर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, आप एक फैक्ट्री में काम करते हो, आप डॉक्टर हो, ये सब किस में आएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी में। कोई भी हो, आप लॉयर हो, सब चीजें, क्लर्क हो, मैनेजर हो, कुछ भी हो, ये सब चीजें आप क्या कर रहे हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा। आप कोई भी काम कर रहे हो किस लिए, मनी को अर्न करने के लिए, इस वजह से ये किस में आएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 तरह की होती है, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना अब मैं क्या बताने वाली हूँ। बिजनेस क्या होता है, बिजनेस होता है जब आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो जो प्रोडक्शन, परचेज, सेल या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड हो और जिसका जो मेन ऑब्जेक्टिव हो वो क्या हो, अर्निंग प्रॉफिट,
प्रॉफिट अर्न करना हो, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव वो बिजनेस कहलाता है। जहाँ पे भी प्रोडक्शन हो रही है, परचेज हो रहा है, सेल हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वो होता है बिजनेस, जहाँ पे हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। जैसे मैकडी हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है बर्गर्स का, बर्गर्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। और क्या हो रहा है, सेल हो रही है, सेल हो रही है। परचेज भी तो किसका करते हैं, वो रॉ मटेरियल का परचेज करते हैं ना, बर्गर बनाने के लिए भी तो बन, टमाटर, प्याज, पता नहीं यही लगता है, तो वो सब चीजें चाहिए होता है। डिस्ट्रीब्यूशन, फ्री डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी कभी नहीं देते खैर वो, पर ये भी हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है उनका, हमारी सेवा करना, हमें बर्गर खिला के खुश करना, ये तो नहीं है उनका मेन ऑब्जेक्टिव। उनका मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है ना, अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट को अर्न करना ही उनका मेन ऑब्जेक्टिव है। जहाँ पे भी मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना होगा वो बिजनेस होगा। जैसे कि फिशिंग जो होता है, फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब चीजें कहाँ आती हैं, बिजनेस में। कोई भी फार्मिंग कर रहा है, फिशिंग कर रहा है, तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि वो क्या करे, प्रॉफिट अर्न करे। अगला आता है प्रोफेशन। प्रोफेशन होता है जब आपको किसी भी चीज की कोई स्पेशल नॉलेज हो, प्रोफेशनल नॉलेज हो किसी भी चीज की, तो वो प्रोफेशन में आता है। जैसे डॉक्टर होता है, आपको एक पूरी मतलब प्रोफेशनल नॉलेज, एक पूरी प्रॉपर डिग्री से निकलना पड़ता है डॉक्टर बनने के लिए। जैसे लॉयर हो गया, ठीक है, और इसके लिए अलग से काउंसिल्स बननी होती हैं, जो वो रूल्स देते हैं, जो वो कोड ऑफ कंडक्ट बोलती है, हमें वही करना पड़ता है। तो ये प्रोफेशन में आता है, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोफेशन रेफर्स टू द एक्टिविटीज विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज, जिसमें हमें किस चीज की जरूरत होती है, स्पेशल नॉलेज और स्किल टू बी अप्लाइड बाय एन इंडिविजुअल इन हिज वर्क टू अर्न अ लिविंग, जो कि उस स्पेशल नॉलेज को उसको अपने काम में अप्लाई करना पड़ता है। क्या करने के लिए, लिविंग अर्न करने के लिए। यानी पैसे तो यहाँ पे कमाएगा, यहाँ प्रॉफिट नहीं देखा जा रहा है, यहाँ वो प्रॉफिट नहीं कमाएगा, पैसे तो कमाएगा लेकिन प्रॉफिट और सैलरी में फर्क होता है, ठीक है। प्रॉफिट नहीं, सैलरी भी एक तरीके से, देखो डॉक्टर होता है वो अपना क्लिनिक चलाते हैं, लेकिन उसका मेन मोटिव ये नहीं होता है कि उसको प्रॉफिट अर्न करना, उसको ज्यादा से ज्यादा पेशेंट लाने और ज्यादा से ज्यादा उनसे फीस लेनी है। यहाँ पे सैलरी नहीं, यहाँ पे इसको बोल सकते हैं कि फीस मिलती है इनको, अपनी जो ये अपना नॉलेज जो आपके साथ रख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, आपका जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसके लिए इनको क्या मिलती है, फीस मिलती है। सैलरी नहीं मिलती है, फीस मिलती है। प्रॉफिट भी नहीं बोल देंगे, ना ही सैलरी बोलेंगे, इनको मिलती है फीस, ठीक है। These activities are subject to guidelines और code of conduct laid down by the professional bodies. इसमें अलग code of conduct होता है जो professional bodies द्वारा बनाया होता है। The people who are engaged in professions are known as professionals. जो professions में engage होते हैं, जो लोग professions में काम करते हैं, उनको professionals बोलते हैं। जैसे कि lawyers are professionals engaged in legal profession. किसमें engaged हैं ये, legal profession में, जो कि कौन govern कर रहा है, इनको कौन code of conduct या rules and regulation कौन बताता है, the Bar Council of India. Doctors are professionals who are in the medical profession. Doctors वो professionals होते हैं जो medical profession में होते हैं, और इनको कौन गवर्न करता है, the Medical Council of India. ये किसकी बात मानते हैं, Medical Council of India. जो Medical Council of India इनको करने को बोलेगी ये वही करेंगे। और क्या मिलता है इनको बदले में, फीस। अगला आता है एम्प्लॉयमेंट। यहाँ हमको क्या मिलती है, यहाँ हमको मिलती है सैलरी। एम्प्लॉयमेंट वही होती है जब हम किसी के अंडर काम करते हैं, किसी के साथ काम करते हैं, वो होता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू एन एक्टिविटी इन विच एन इंडिविजुअल वर्क्स रेगुलरली फॉर अनदर पर्सन। किसी और के लिए जब हम काम करते हैं रोज, तो उसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। एंड गेट्स रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न, और बदले में क्या मिलता है हमको, रेम्यूनरेशन यानी कि सैलरी। दोज हु आर एम्प्लॉयड बाय अदर्स आर नोन एज एम्प्लॉयज। जो एम्प्लॉयज किसे बोलते हैं, जिसे किसी ने रखा है अपने यहाँ काम करने के लिए, ठीक है। द पर्सन हु एंगेज अदर्स टू वर्क रेगुलरली फॉर देम आर नोन एज एम्प्लॉयर। जो आपको अपने लिए रोज काम करवा रहा है उसको क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयर, यानी आपका बॉस, एम्प्लॉयर। द रेम्यूनरेशन पेड बाय एम्प्लॉयर, कौन पे करता है, एम्प्लॉयर। किसको पे करता है, एम्प्लॉय को, इज नोन एज सैलरी या वेज, ठीक है। जो रेम्यूनरेशन हमें मिलता है उसको हम सैलरी या वेजेस बोलते हैं। जैसे कि वर्किंग इन ऑफिसेस में काम करना, बैंक्स में काम करना, इंश्योरेंस काम करना, किसी इंश्योरेंस कंपनी में काम करना, शॉप्स में काम करना। शॉप आपकी नहीं है,
आप शॉप के अंदर काम करते हो, शॉप का ओनर कोई और है, उसके लिए ये चीज क्या है, शॉप में बैठना, बिजनेस, लेकिन आपके लिए क्या है, ये एम्प्लॉयमेंट, आप यहाँ काम कर रहे हो, एज अ मैनेजर काम करना, क्लर्क, पियोन, सेल्समैन, ये सब चीजें एम्प्लॉयमेंट में आती हैं। अब अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, डिफरेंस, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस है, ये पता होना चाहिए। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले कमेंसमेंट यानी प्रारंभ, यानी ये शुरू कैसे होता है। बिजनेस में कमेंस विद द डिसीजन ऑफ एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर के डिसीजन से शुरू होता है कि मुझे बिजनेसमैन बनना है, उसने डिसीजन ले लिया और बिजनेस शुरू हो गया। पेन काउंट, ठीक है। प्रोफेशन में कमेंस ऑन कंप्लीशन ऑफ अ डिग्री कोर्स एंड बाय गेटिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। प्रोफेशन कैसे शुरू होता है, जब आप कोई डिग्री कोर्स कंप्लीट कर लेते हो और प्रैक्टिस सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाता है, तब आपका प्रोफेशन स्टार्ट होता है। जैसे कि डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस करना जरूरी है, लॉयर बनने के लिए एलएलबी करना जरूरी है, तो यहाँ से आपका प्रोफेशन शुरू हो जाता है। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट कमेंसेस ऑन ज्वाइनिंग ड्यूटी बाय एंटरिंग इनटू अ सर्विस एग्रीमेंट। एम्प्लॉयमेंट कब शुरू होता है, जब आप ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हो, आपको सिलेक्शन हो जाता है तो एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाता है, और आपका जो भी एग्रीमेंट है जब आप उसको साइन कर लेते हो, आपकी एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाती है। क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए होती है, बिजनेस करने के लिए किसी तरह की कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती। नो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड बिफोर स्टार्टिंग बिजनेस। अब आपको कोई शॉप खोलनी है तो उसके लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगी, आप खोल सकते हो कभी भी, ठीक है। अगला है प्रेस्क्राइब, प्रोफेशन का है प्रेस्क्राइब्ड एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, कि पूरी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है। जैसे एमबीबीएस की पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग जितनी भी होती है वो सब चाहिए होती है, उसके बाद ही आप प्रोफेशन ज्वाइन कर सकते हो। क्वालिफिकेशन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ जॉब, जॉब की नेचर पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बैंक में क्लर्क लगना है या पीओ लगना है, बैंक पीओ लगना है, तो आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। एक चीज कंपलसरी है और दूसरा आईबीपीएस का एग्जाम कंपलसरी है, या एसबीआई का जो भी आप देते हो वो एग्जाम कंपलसरी है, देते हो नहीं, सॉरी देना चाहते हो, अभी तो आप 11th में हो। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कहाँ चाहिए होती है, बिजनेस में चाहिए होती है। कैपिटल रिक्वायरमेंट डिपेंड ऑन द स्केल ऑफ बिजनेस, कि आप क्या बिजनेस करना चाहते हो उस पर डिपेंड करता है आपकी कैपिटल, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपका खर्चा, कि आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा पहले। प्रोफेशन में भी लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपना क्लिनिक खोलना है तो आपको इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा ना, स्टार्टिंग में तो आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, इन्वेस्ट तो करना ही पड़ता है हर जगह, तो प्रोफेशन में करना पड़ेगा। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में किसी तरह के इन्वेस्टमेंट की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ज्वाइन ही तो करना है। आपने ग्रेजुएशन कर लिया, आईबीपीएस का एग्जाम निकाल लिया, अब क्या करना है, डायरेक्ट ज्वाइन करना है एज अ बैंक क्लर्क और एज अ बैंक पीओ। अगला आता है रिस्क। अब रिस्क कहाँ का है, बिजनेस में रिस्क होता है, रिस्क और अनसर्टेनिटीज होती है, क्या पता कब जो भी किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाए, कुछ हो जाए, तो जिसकी वजह से बिजनेस में रिस्क रहता है कि कब उनको लॉस झेलना पड़ जाए। कोई भी इंसान, मान लो कोई क्या बोलते हैं, किसी चीज का, उसने शूज की शॉप है, किसी की शूज की शॉप है, अब उसके पास एक ही टाइप के शूज है, ठीक है, तो अगर उस शूज में उस टाइप के शूज के डिमांड में गिरावट आ जाए तो इसका बिजनेस तो ठप पड़ जाएगा, क्योंकि इसके पास एक ही टाइप के शूज हैं सारे के सारे, और उसकी डिमांड में अब कमी आ चुकी है, तो इसका बिजनेस बंद हो जाएगा। प्रोफेशन में भी थोड़ा बहुत रिस्क रहता है, लिटिल रिस्क रहता है, आजकल बहुत ज्यादा है। डॉक्टर्स की हालत आपने देखी है, हर कहीं लोग उनको मारते जा रहे हैं, पीटते जा रहे हैं, विच इज वेरी रॉन्ग, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी रिस्क रहता है, जैसे कि डॉक्टर्स की अभी मैंने आपको बताया, तो उनके पास भी रिस्क रहता है कि कुछ हो ना जाए किसी भी चीज से रिलेटेड, तो वहाँ पे भी रिस्क रहता है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं है, बस आप ढंग से काम करो तो किसी तरह का कोई रिस्क नहीं है। हाँ, वो अगर आपको निकालना दे ऑफिस से, अगर आपने कुछ गलत काम किया तो इसको छोड़ के ऐसा कोई रिस्क नहीं रहता। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर हो सकता है क्या, देखो बिजनेस में पहले पापा काम करते थे, अब बेटा काम करता है, तो यहाँ पे ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है, कुछ फॉर्मेलिटीज के साथ यहाँ पे ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन किसी के पापा डॉक्टर हैं, फादर किसी के डॉक्टर है, तो क्या वो बोल देंगे कि चल तू मेरी डॉक्टर की डिग्री रख ले और तू डॉक्टर बन जा अपने बेटे को,
ऐसा नहीं हो सकता। प्रोफेशन में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता और एम्प्लॉयमेंट में भी नहीं हो सकता कि अब मैं जॉब नहीं कर सकता, मैं अपनी जगह अपने भाई को या अपनी बहन को जॉब पे रख रहा हूँ, आप रख लो उसको मेरी जगह पे, तो ऐसा एम्प्लॉयमेंट में भी नहीं होता। आपको आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, अगर आप बैंक पीओ लगे हो और आप बोल दो कि अब नहीं मेरे को बैंक पीओ रहना, मेरे को नहीं जॉब करनी, मेरे भाई को रख लो, ठीक है, ब्रदर को रख लो मेरे, या सिस्टर को रख लो, किसी को भी रख लो, ऐसा होता है नहीं। उसको पूरी प्रॉपर ग्रेजुएशन के बाद IBPS का एग्जाम क्लियर करके आना पड़ेगा। आपकी जगह नहीं रख सकते, आप अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते। मेन ऑब्जेक्टिव, अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बिजनेस का बताया था, मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। प्रोफेशन में होता है सर्विस प्रोवाइड करना, जैसे डॉक्टर हो तो लोगों को ट्रीट करना, ट्रीटमेंट देना उनको अच्छे से, ये उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। एम्प्लॉयमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सैलरी अर्न करना। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज टू अर्न इनकम इन द फॉर्म ऑफ सैलरी बाय सेटिस्फाइंग द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर को सेटिस्फाई करके सैलरी अर्न करना, ठीक है, ये होता है मेन ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉयमेंट का। अब आता है कोड ऑफ कंडक्ट। बिजनेस में काहे का कोड ऑफ कंडक्ट? कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता बिजनेस में, आप बिजनेस अपने तरीके से हैंडल कर सकते हो। प्रोफेशन में एक पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट होता है, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, आपको बिल्कुल उसी तरीके से करना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट में द टर्म्स ऑफ एंड कंडीशन ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट आर एप्लीकेबल ऑन एम्प्लॉय, यानी जब आप किसी भी तरह की जॉब को ज्वाइन करते हो उस टाइम पे आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता है, उसमें जो भी लिखा होता है आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी कोड ऑफ कंडक्ट एक तरीके से होता है। नेचर ऑफ वर्क इन्वॉल्व, कैसा नेचर होता है? इट इन्वॉल्व प्रोडक्शन, परचेज एंड सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, किसी भी चीज की परचेज हो रही है, सेल हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, मैकडोनल्ड्स का हमने एग्जांपल दिया था जैसे कि, तो ये हमारा बिजनेस का नेचर होता है। सेल परचेज करना, प्रोडक्शन करना बिजनेस का नेचर होता है। प्रोफेशन में इट इन्वॉल्व रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड सर्विस ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर। इसका क्या नेचर होता है कि जो भी उनकी पर्सनलाइज्ड सर्विस है, जिसमें भी उन्होंने माहिरत हासिल करी है, प्रोफेशन है उनका, बस उसको सर्व करना, लोगों को ट्रीट करना, ये उनका नेचर होता है। विदाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, उनका मेन ऑब्जेक्टिव अर्निंग प्रॉफिट नहीं होता, उनको दिमाग में प्रॉफिट नहीं आना चाहिए, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव उनका होता है सर्विस प्रोवाइड करना, लोगों का ट्रीटमेंट करना। द टर्म एंड कंडीशन ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट आर एप्लीकेबल ऑन एम्प्लॉय। इसका नेचर यही है कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो एप्लीकेबल होंगी एम्प्लॉय पर। रिवॉर्ड क्या मिलता है इनको रिवॉर्ड मिलता है बिजनेस को प्रॉफिट, और प्रोफेशन में रिवॉर्ड मिलता है फीस, और एम्प्लॉयमेंट में रिवॉर्ड मिलता है सैलरी या वेजेस, ठीक है। चलो अब इकोनॉमिक एक्टिविटी तो देख ली थी कि कौन कौन सी होती हैं और उनके डिफरेंस भी पढ़ लिए। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है? जैसा मैंने आपको बताया था कि जो एक्टिविटीज हमें साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन दे वो होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जैसे कि देखो क्या लिखा है, द एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन बाय एन इंडिविजुअल विद द मोटिव ऑफ गेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन आर नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जिससे हमें जो एक्टिविटी हम हमारी साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाई जाती हैं। जैसे गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू टेम्पल, गोइंग टू स्कूल, ये चैरिटी करना, सोशल सर्विसेज करना, ये सब कौन सी होती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, जिससे हमें साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलती है। जब हम मंदिर जाते हैं तो हमें शांति मिलती है, चैरिटी करते हैं, कभी अगर आपने चैरिटी करके नहीं देखा है तो एक बार ट्राई जरूर करना, सच में बहुत शांति मिलती है। सोशल सर्विसेज जब हम करते हैं तो बहुत शांति मिलती है, यानी कि साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन जिसे जो काम हमें करके मिलती है उसको बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देखो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे हम उसको डिसाइड करेंगे कि वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है? कोई एक एक्टिविटी वो इकोनॉमिक भी हो सकती है, सेम एक्टिविटी, और नॉन इकोनॉमिक भी हो सकती है, लेकिन उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि वो इकोनॉमिक है कि नॉन इकोनॉमिक है? सिंपल सी बात, जहाँ पे साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो नॉन इकोनॉमिक, जहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है, जहाँ पैसे मिल रहे हैं वो इकोनॉमिक। अब जैसे देखो कोई फार्मर है, अगर वो क्रॉप प्रोड्यूस कर रहा है यानी फसल उगा रहा है मार्केट में बेचने के लिए, सेल करने के लिए मार्केट में, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी आएगी। लेकिन अगर वो क्रॉप उगा रहा है किस लिए? अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए, सिर्फ अपने खाने के लिए, अपने खुद के लिए, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आएगी। कोई टीचर है वो स्कूल में पढ़ा रही है, इसके बदले उसको क्या मिल रहा है? फीस, ठीक है, तो ये आएगी इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब वही टीचर घर में अपने बेटे को पढ़ा रही है,
ठीक है, अपने सन को पढ़ा रही है, तो ये क्या हो गई, ये हो गई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो दोनों में डिफरेंस करना आना चाहिए। अब देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बेसिस सबसे पहले देख लेते हैं मोटिव। मोटिव क्या है, दीज एक्टिविटीज आर अंडरटेकन विद एन इकोनॉमिक मोटिव ऑफ अर्निंग मनी एंड क्रिएशन ऑफ वेल्थ। वेल्थ क्रिएशन करना यानी पैसा कमाना, मनी अर्न करना, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन मोटिव होता है। दीज एक्टिविटीज आर अंडरटेकन विद द सोशल और साइकोलॉजिकल मोटिव। इनका जो मेन मोटिव होता है वो सोशल और साइकोलॉजिकल होता है, यानी अपने दिमाग को शांति देना, अपनी खुशी के लिए हम ये करते हैं। एक्सपेक्टेशंस क्या होती है, अब एक्सपेक्टेशंस क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी से, मनी इनकम इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस एक्टिविटी, पैसे अर्न करना। मेन जो इसका काम है वही है कि जैसे कैसे भी करके बस पैसे अर्न करना। मनी इनकम इज नॉट, अर्निंग मनी इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम दीज एक्टिविटीज। पैसे कमाना इस एक्टिविटी का पार्ट नहीं होता है, इसमें पैसे कमाना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। पर्पस क्या है, द पर्पस ऑफ दीज एक्टिविटीज क्रिएशन ऑफ वेल्थ, वेल्थ क्रिएट करना, ठीक है। और द पर्पस ऑफ दीज एक्टिविटीज साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, अपने दिमाग को शांति देना साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए। आउटकम क्या निकल के आता है, द आउटकम ऑफ दीज एक्टिविटीज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसकी वजह से क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। द आउटकम of these activities mental satisfaction of persons who undertake them। इससे क्या निकलता है, मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलती है उस इंसान को जो ये एक्टिविटीज करता है। एग्जाम्पल बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, अभी पढ़ लिए हमने तीनों। फैमिली ओरिएंटेड एक्टिविटी जो हम अपने परिवार के लिए करते हैं। रिलीजियस एक्टिविटीज यानी कि मंदिर वगैरह जाना, ये सब। सोशल सर्विसेज करना, पैट्रियोटिक एक्टिविटीज जो हम हमारे देश के लिए करते हैं, तो ये सारी एक्टिविटीज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आती है। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और आगे आने वाले पार्ट भी जरूर देखना। थैंक यू सो मच।